हिरो, ठीक है। देखो बेटा 5p2 हमने अभी तक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन का मींस अरेंजमेंट, अरेंजमेंट करनी। 5p2 का मीनिंग हम कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल का मींस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, जैसे 3 फैक्टोरियल का प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर, तो आंसर आ गया 20। अब इस 20 का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है वो मैंने आपको समझाया कि अगर मान लो हमारे पास 5 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, यहाँ पे हमारे पास लेटर्स हैं, तो इन 5 में से कोई 2 चीजों को पिक करके अरेंज करने के जितने मेथड होंगे वो हमें 5p2 रिप्रेजेंट करता है, वो हमें 5p2 रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब हम मान लो एक क्वेश्चन करके देखते हैं, लेट अस डू वन क्वेश्चन। फिर हमने जैसे इसमें काफी टाइप्स के क्वेश्चंस कर लिए थे कि अगर सेम ना हो ना, मतलब समझ रहे हो ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर उससे आप लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। क्वेश्चन है, फाइंड द total number of arrangements, find the total number of arrangements of the letter of word, of the letters of the word university, university, please be mute here. The vowels remains together, the vowels remains together। चलो बच्चों करो। Come on guys, as simple as that। Very good। यूनिवर्सिटी, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं वर्ड में। और वॉवल्स कौन कौन से हैं, अगर आप वॉवल्स को पहचानो, यू है, आई है, ई है, आई है, वेरी गुड, सभी का सही आ रहा है। देखो जो वॉवल्स हैं उनको एक गठड़ी में रख लूं, यू आई ई, फिर आई, इन वॉवल्स को एक गठड़ी में डाल दिया। बाकी जो नंबर बच गए 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस ये एक वॉवल, ये पूरी एक गठड़ी। इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 7 फैक्टोरियल। इनमें से कोई रिपीट कर रहा है, नहीं कोई रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। ये बात समझ आ गया ना, 7 फैक्टोरियल, इनमें से कोई रिपीट नहीं कर रहा। अब गठड़ी के अंदर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इस गठड़ी के अंदर, समझ रहे हो ना, इस बास्केट के अंदर। तो वो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 आई रिपीट कर रहे हैं। क्या इसमें किसी को डाउट है? जब जी समझ आ गया बेटा, वेरी गुड। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर बन रहा है। इसी को सॉल्व किया सबने, 2880, वेरी गुड, 2880 इज द आंसर। देखो सबका सही है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जो आई है वो 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो उसको हम एज अ 1 यूनिट नहीं लेंगे? नहीं एज अ 1 यूनिट नहीं ले सकते ना बेटा। फिर अगर एज अ 1 यूनिट ले लिया, जैसे मान के देखो यू आई ई ई आई, ठीक है, इस बास्केट में अगर आपने इसको 1 यूनिट मान लिया
तो आप हमेशा दो आई को इकट्ठा रखते हो। फिर ऐसे भी तो एक केस बन सकता था आई यू ई आई, फिर एक ऐसे बन सकता है आई यू आई ई। आपने तो ये केस गिने ही नहीं, क्योंकि आपने तो इनको एक यूनिट मान के दो दो आई इकट्ठे हो गए आपके हमेशा। समझ रहे हो? यस सर, ओके सर। तो चारों की अरेंजमेंट करके फिर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कि 24 केस बने होंगे, उनमें से आपने आधे केस 2 बार गिने हैं, मतलब समझ रहे हो, हर केस को 2 बार गिने, तो 2 से डिवाइड। ओके समझ आया सर। बेटा? इसको यस सॉल्व सर। करके कितना आंसर आया बेटा? यही बना है क्या? ये तो गलत है। नो सर। कितना आंसर आया इसको सॉल्व करके? सर 60480। वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, 60480। बच्चों सॉल्विंग तो आपको करनी आनी चाहिए। चलो एक नया तरीका सीखते हैं क्वेश्चंस को करने का, देखना कितना मजा आएगा इसमें। देखो अभी एक नया चैप्टर मान लीजिए, एक नया तरीका, एक नया ढंग, हर क्वेश्चन इस अप्रोच से हो जाएगा। अब जो एक नया कंसेप्ट आपको सिखाने वाला हूं, देखो क्या होता है, एक बार मन में बिठा लो, पहले सीख लो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सिलेक्शन करनी। इसको क्या बोलते हैं? सिलेक्शन करनी। इसको बोलते हैं सिलेक्शन करनी। मान लो 3 लेटर्स है मेरे पास, ए बी सी। मैं कहूं आपको 3 में से 2 चीजों की सिलेक्ट करनी है, 2 थिंग्स सेलेक्ट करने हैं हमें, सिर्फ सेलेक्ट। तो कितने तरीके बनेंगे सोच के देखो। ए के साथ मैं बी सेलेक्ट कर लूं, ए के साथ सी सेलेक्ट कर लूं, अब बी के साथ सी सेलेक्ट कर लूं, फिर बी के साथ ए वाला केस तो आ गया ना, बी के साथ सी वाला केस आ चुका, सी के साथ ए वाला हो गया। सिर्फ 3 तरीके होंगे, ए के साथ बी, ए के साथ सी, बी के साथ सी, सिर्फ सिलेक्शन के। अब सिलेक्शन में बी के साथ सी और सी के साथ बी एक ही केस है, दिस इज वन एंड सेम थिंग। ये बात समझ आ रही है? सिलेक्शन में सिर्फ सिलेक्शन करने को बोला था ना, अरेंज करने को थोड़ी बोला था। मैं अगर कहूं आप में से, आपने 3 में से, आपके पास 3 टॉफीज हैं, नैतिक जी कोई डाउट है? आपके पास 3 टॉफीज हैं, ए टाइप, ए बी सी। आपको 2 टॉफीज चूज करनी है। अब आप ये थोड़ी सोचोगे कि ए बी टॉफी चूज की कि बी ए चूज की। मतलब सिलेक्शन करने का टाइम आ गया ना, जब सिचुएशन सिलेक्शन करने की हो। ये बात समझे कि 3 में से 2 चीजें सिलेक्ट करनी है, तो 2 ही केस बने। ये बात समझ आया? ये बात समझ आया बच्चों? 3 में से 2 चीजों की सिलेक्शन की। अगर अब 3 में से 2 चीजों की अरेंज करनी होती, 3 में से 2 को अरेंज करना होता, तो कितने आंसर बनते? 3p2। 3p2 कितना होता है? 3 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल 6। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? ये बात समझ रहे हो? अच्छा अब देखना, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 3 में से 2 चीजों को सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे वो 3p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल होंगे। देखो 6/2, 3 केस ही तो बने थे ऊपर, 6/2 3 केस ही तो बने थे। बात समझ रहे हो? अच्छा चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो आपके पास 4 टॉफीज हैं, ए बी सी डी। मैंने आपको कहा 4 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करना है, 4 में से 2 को सिलेक्ट करना है। सारे अपने अपने केस गिनो आराम से, पेशेंस के साथ। मैं अपने गिन रहा हूं, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, एक केस, बी के साथ सी, बी के साथ डी, एक केस, सी के साथ डी। क्या 6 केस बने बच्चों? अब ए के साथ बी आ गया, बी और ए नहीं आएगा। देखो सबके ये केस बने, ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, 6 केस। जिसको इसमें डाउट है वो पूछो। सिलेक्शन करनी है बस, सिर्फ सिलेक्शन, खुद से देखो। ठीक है, डन। अब मैं अगर आपको कहूं कि 4 में से 2 को अरेंज करना है, तो कैसे करोगे? 4 में से 2 चीजों को अरेंज कैसे करोगे भाई? 4p2, 4 में से 2 चीजों की अरेंजमेंट।
पहली जगह पे रखने के 4 तरीके, 3 2 1, वही तो होता है इसका मतलब। 4 × 3 12। क्या देखना है 4p2 को अगर मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर रहा हूं तो आ रहा है मेरी सिलेक्शन। बात समझ रहे हो ना? आ रही है 4p2/2 फैक्टोरियल सिलेक्शन। देखो बेटा समझ आया? सबको ये बात समझ आई? जिसको डाउट है वो पूछो खुल के। ये बात क्लियर हुई ना? बताओ कैसे, कहां से बेटा? सारा ही? सर नीचे डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 क्यों आया? नहीं, ये तो हमने 4p2 कर लिया। एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं तो, कि ये 4p2 हमने बनाया हुआ है ना, 4p2 की अरेंजमेंट के तरीके। मैं कह रहा हूं अगर आपको दो चीजों की सिलेक्शन करनी हो, 4p2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 6 केसी तो आ जाएगा इससे भी, 12/2। यस सर। वो मैं एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जर्नलाइज कर रहा हूँ चीजों को। ओके सर। ठीक है? सर अगर हमें 3 चीजों को अरेंज करना था तो 4p3 लिखते वेरी गुड, बिल्कुल सही। और उसको फिर से 2 से डिवाइड करते। अरे नहीं, अगर 3 की सिलेक्शन करनी होती फिर 3 फैक्टोरियल से करते। चलो करके देखते हैं। चलो मान लो अभी इस बच्चे ने पूछ ही लिया है, ABCD हमारे पास 4 चीजें हैं, ठीक है? इन 4 में से हमें 3 को अरेंज करना है, तो कितने केस बनेंगे बच्चों? 4p3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 - 3 1 फैक्टोरियल, दैट कम्स आउट टू बी 24। और हमें ये सारे केस लिखने आते हैं, एक के साथ बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए सी बी डी। वो सारे 24 के 24 मैंने आपको लिखवाए भी थे, अगर आपको याद हो। अच्छा, अब मैं आपसे कहूं कि 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे आप गिन सकते हो? गिन के देखो, अभी सिर्फ गिन के देखो। 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है। सिर्फ सिलेक्शन करनी है, जैसे ABCD, ABC सेलेक्ट हो जाए, BCD की सिलेक्शन हो जाए, फिर CDA सेलेक्ट हो जाए, फिर DAB सेलेक्ट हो जाए। ये 4 तरीके ही तो बनेंगे सिलेक्शन के। 4 सिलेक्शंस ही आएंगी, और ज्यादा आ ही नहीं पाएंगी, आप गिन के देख लो चाहे। भाई ABC और ACB और CAB, और ये सारा एक ही चीज है ना, ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, ये इनको एक ही काउंट किया हमने। सिलेक्शन में अरेंजमेंट का कोई मैटर नहीं करती, सिर्फ सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन, दीज आर नॉट इंक्लूडेड। अरेंजमेंट में तो ये सारे आए होंगे। ABC एक अलग होगा, ACB एक अलग होगा, CAB एक अलग केस होगा। क्या बात समझ पा रहे हो बच्चों? थोड़ी थोड़ी फॉलो कर रहे हो कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में क्या फर्क है? अब देखो, अगर मुझे ये सीधा निकालना होता तो मैं ऐसे लिख सकता था, 4p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 4p3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। अब आप सोच भी सकते हो ये 3 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि हर सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपने अरेंज की होगी ना चीजों को। चलो मैं ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा आपको अभी। क्या आपको थोड़ा सा समझ आया ये कैसे आ गया? 24/6, ये 3 फैक्टोरियल 6 ही तो होता है, तो 4 ही तो आंसर आएगा। हल्का Yes. हल्का लिख कर पा रहे हो? हल्का हल्का। कि अरेंजमेंट का क्या मतलब है, सिलेक्शन का क्या मतलब है। सर इस फॉर्मूले से वो निकलती है ना जिसको हमने चूज करना है, मतलब सिलेक्ट करना है। अब बिल्कुल सिलेक्ट करना है। अच्छा चलो अब एक जर्नलाइज्ड वे में लिखते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं दोबारा से। टेंशन मत लो, यही मैथ की पीएनसी की ब्यूटी है कि ये जल्दी जल्दी समझ नहीं आती, और इसमें उलझ के ही मजा है अगर आप थोड़ा सा आराम से सीखो। द नंबर ऑफ, लिखो बच्चों पहले, द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस का ब्रैकेट में लिख लेना सिलेक्शंस,
combinations, selections of n distinct object taken R at a time is given by NCR. NCR, C का मतलब होता है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन के लिए। जैसे P के लिए हम परमुटेशन यूज करते थे, NCR का मतलब क्या हो गया? N डिस्टिंक्ट चीजों में से C का मतलब सिलेक्शन करनी है R चीजों की। बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब N डिस्टिंक्ट चीजें हैं, N डिस्टिंक्ट थिंग्स में से ये C रिप्रेजेंट फॉर सिलेक्शन एंड R रिप्रेजेंट की हमें जितनों की सिलेक्शन करनी है। जितनों की सिलेक्शन करनी है। अच्छा, जैसे यहां पे देखना, 4 में से 3 चीजों की सिलेक्शन करनी थी तो 4C3, समझ रहे हो? 4C3। और यहां पे जैसे पिछले क्वेश्चन में 4 में से 2 चीजों की सिलेक्शन करनी थी तो क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? 4C2। समझ रहे हो ना बच्चों? 4C2, 4 में से 2 चीजों की सिलेक्शन, 4 डिस्टिंक्ट चीजों में से। ये बात याद रखनी। तो क्या बात समझ आया यहां तक? अब देखो NCR कैसे खुलता है? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल। NCR क्या होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n। ये तो आप थोड़ा ध्यान से अगर सोचो, ये तो NPR ही होता है, ये चीज तो NPR ही होती है। r फैक्टोरियल से डिवाइड हो रहे हैं, वही तो चीज है जो अभी हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आप थोड़ा थोड़ा लिंक कर पा रहे हो, 5-5% करो हर क्लास में, 5-5%। NCR is equals to NPR divided by R factorial। सर बट अरेंजिंग और वो सेम ना हो तो? ऐसा नहीं होगा सर, आप जितनी चीजों की सिलेक्शन करोगे उतनी को ही तो अरेंज कर पाओगे ना। ओके सर। मैं अभी इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बेटा? अभी थोड़ा थोड़ा तो समझ आया ना? अब मान लो अभी सिर्फ फॉर्मूले को समझो, सिर्फ फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं मेरे पास 10 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, 10 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, और मुझे इसमें से 5 थिंग्स की सिलेक्शन करनी है, तो कैसे लगेगा फॉर्मूला? 10C5। और 10C5 को कैसे सॉल्व करते हैं? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 1/5 फैक्टोरियल। देखो फॉर्मूला तो अप्लाई करना सीखो। अब ये आया क्या है आपको ये तो पता होना चाहिए कि 10 में से 5 चीजों के जो ग्रुप बनने हैं, सिर्फ सिलेक्शन करने के जितने भी तरीके होंगे वो आ गया। ये प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 10 चीजें हैं, A1 A2 A3 A4 से लेके A10 तक, तो 5-5 के जितने भी ग्रुप बन सकते थे। बात समझ रहे हो ना? 5-5 के जितने भी ग्रुप बन सकते हैं, A1 A2 A3 A4 A2 A3 A4 A5 A6। सिर्फ सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन, अरेंजमेंट नहीं। जैसे आप A1 A2 A3 A4 A5, एक ग्रुप ये आ गया। अब आप बोलोगे A2 A1 A3 A4 A5, ये तो एक ही बात होती है सिलेक्शन में। इन दोनों की पोजीशन अगर अरेंजमेंट में ये दो अलग अलग चीजें हैं, अरेंजमेंट में ये दो अलग अलग चीजें हैं, बट सिलेक्शन में ये एक ही चीज है। इतनी बात समझ पा रहे हो बेटा? सिलेक्शन और अरेंजमेंट में डिफरेंस। वेरी गुड। अच्छा, Yes, sir. गुड। अच्छा, अब हम समझ के देखते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकली फील करते हैं। मान लो हमारे पास 10 चीजों को, चलो थोड़ी कम लेते हैं ना, 4 चीजें लेते हैं, ABCD, ठीक है? मान लो 4 में से, थोड़ा सोच के देखेंगे बेटा, 4 में से मैं आपको कहूं कि 2 चीजें सेलेक्ट करनी है। देखो अभी सीख लो, पहले सीख लो फॉर्मूला कैसे बना। 4 में से 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो आप क्या बोलोगे? 4C2, सिर्फ सेलेक्ट करने का तरीके।
बच्चों ध्यान से सुनो प्लीज, सारे सुनो, बाद में लिख लेना। समझो, अभी आपको ये फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ करके दूंगा। अभी 4 में से कोई 2 चीजें सेलेक्ट करनी है, तो आप बोलोगे 4C2। ये प्रैक्टिकली क्या कुछ आया होगा, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, बी के सी, सी के साथ डी, ये केस बने होंगे ना, बी के साथ सी, सी के साथ डी। और एक और कौन सा बना होगा, बी के साथ सी आ गया, बी के साथ डी आ गया, बी के साथ डी नहीं आ गया। ये 6 केस आए होंगे प्रैक्टिकली। अच्छा, सिर्फ सिलेक्शन के 4C2 का मतलब यही होना चाहिए था प्रैक्टिकली। अब हर सिलेक्शन को 2 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूं, तभी वो टोटल अरेंजमेंट्स आएंगी। देखो, हर सिलेक्शन की आगे अरेंजमेंट भी तो करनी पड़ेगी ना। 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल, ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी कि नहीं? ये बात समझ आया कि नहीं? सोच के देखो, 4 में से कोई भी 2 चीजें सेलेक्ट कर ली, ठीक है, उसके बाद 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि 2 चीजें सेलेक्ट की होगी, फिर उनकी आपस में अरेंजमेंट कर दी, तो ये टोटल अरेंजमेंट्स ही तो आएंगी। सिलेक्शन और अरेंजमेंट, पहले हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, हर सिलेक्शन की। क्या समझ पाएंगे नहीं? सर ये नंबर हमेशा सेम रहता है? अरे बिल्कुल मेरे भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? तू 5 चीजों को सेलेक्ट कर रहा है और 2 की अरेंजमेंट कर रहा है, ऐसे पॉसिबल है? हाउ इज दिस पॉसिबल? फिर वो 3 को क्या करेगा? फिर उठाई क्यों थे अगर अरेंज करनी ही नहीं है? ओके सर, आ गया समझ, हाँ ठीक है। देखो बेटा, जब जी 4 में से 2 चीजों को सेलेक्ट किया, 4C2 तरीके। अब मैं तो ये एक और तरीके से अरेंजमेंट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट भी तो करेंगे ना, तभी तो फिर वो अरेंज होगा, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालनी है। हर सिलेक्शन को अरेंज भी तो करेंगे ना, अगर अरेंजमेंट्स निकालना चाहता हूं। अब सोच के देखो ना, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करने से मतलब मैंने ये केस भी इंक्लूड कर लिए, BA, CA, DA, CB, DC, DB, ये 12 केस हो गए टोटल। अरेंजमेंट के केस गिन लिए। ये किसके इक्वल होता है? 4P2 के इक्वल ही तो होता है। ये चीज 4P2 के इक्वल ही होनी चाहिए। प्रैक्टिकली 4P2 का मतलब यही तो होता है। और इसको सॉल्व करना हमें आता ही है, तो 4C2 का फॉर्मूला बन गया ना। तो 4C2 का फॉर्मूला बन गया 4P2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये फॉर्मूला बना कैसे, कि एनसीआर ये कैसे आया, थोड़ा सा अगर आपको समझ आया तो। है तो थोड़ी कंबलसम चीज, बट इतनी भी नहीं है कि हमें समझ ना आए, अगर हम दिमाग खोलें तो। क्या समझ आया बेटा? 4C2 कैसे बना? हर सिलेक्शन की अरेंजमेंट हो रही होगी ना, उसी अरेंजमेंट से डिवाइड कर दिया। अब आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर जिनको समझ नहीं आया, वो अभी के लिए फॉर्मूले को याद करो कि 4C2 का मतलब क्या होता है। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा, धीरे धीरे जितना आप नोट्स को रिवाइज करोगे। क्या बात समझ आया? एनसीआर का मतलब क्या होता है? अब आप सोच लो बच्चों, मान लो आपके पास 12 डिस्टिंक्ट चीजें हैं, 12 डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, और आपको 5 की सिलेक्शन करनी है, तो हम कैसे करेंगे? 12C5। 12C5 को कैसे सॉल्व करेंगे? 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 5 फैक्टोरियल, देखो क्या बात समझ आया? अभी सिर्फ फॉर्मूला तो अप्लाई करना आ गया ना, फॉर्मूला तो अप्लाई करना आया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा देखिए, पेशेंस इज द की, पेशेंस एंड एटीट्यूड इज द की टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। थॉमस एडिसन ने इतनी बार कोशिश की बल्ब बनाने की, तो बना। हम चाहते हैं कि एक बार में हो जाए, ऐसा नहीं होगा ना। अच्छा, अब इसको थोड़ा जुगाड़ से सीखते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखना, 7 फैक्टोरियल तक तो टर्म्स कैंसिल ही हो जाएंगी,
7 फैक्टोरियल टर्म्स तक तो कैंसिल ही हो जाएंगी, 5 टर्म्स ही पीछे बचेंगी, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, यही तो बचेगा। ये समझ पा रहे हो? इतना तो समझ पा रहे हो बच्चों? तो आज के बाद मैं सीधा ये लिखा करूंगा कि अगर 12C5 को सॉल्व करना है तो पीछे से 5 टर्म्स खोल दो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, है ना? इजी हो जाएगा काम, सोचना इजी हो जाएगा कि 12C5 का मतलब क्या होगा, पीछे से 5 चीजें खोल दो डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। क्लियर हुआ ना? जैसे मैंने 12C2 खोलना हो तो कैसे खोलूंगा इसको, 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। अब अगर आप फॉर्मूला लगाओगे 12 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 10 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, चीज तो अभी भी ये वही है, 10 फैक्टोरियल तक तो टर्म्स कैंसिल ही हो जाएंगी। सोचने का तरीका है, सोचने का ढंग। कैलकुलेशन इजी कैसे करनी है, समझ आया? कैलकुलेशन इजी, कैलकुलेशन इजी करने के लिए समझ आ रहा है बच्चों, कैलकुलेशन इजी कैसे होगी? देखो दोबारा समझाता हूं, एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन करनी, जस्ट सेलेक्ट द टर्म्स। हर सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग अरेंजमेंट भी होती है उन्हीं चीजों की। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एनपीआर। अगर आप इस बात को थोड़ा समझ पाओ कि ये एनसीआर कैसे बना होगा, समझ रहे हो? ये फार्मूला कुछ नहीं है, ये अरेंजमेंट को ही हर आर फैक्टोरियल से डिवाइड किया हुआ है, हर अरेंजमेंट को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। थोड़ा आराम से सोचो, आराम से, बड़े मन से। चलो अब क्वेश्चन से सीखते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से देखो कितने प्यारे क्वेश्चन हैं। अब आप हर परमुटेशन का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन ना सिलेक्शन से कर सकते हो। सिलेक्शन से क्वेश्चन ज्यादा फील आता है। मैं पर्सनली हर क्वेश्चन सिलेक्शन से करने की कोशिश करता हूं, ज्यादा फील करने के लिए। देखो क्वेश्चन करते हैं, कोई बात नहीं, हर एक क्वेश्चन एक नई अपॉर्चुनिटी है सीखने की। अगर ऐसे सोचोगे तो आगे बढ़ोगे लाइफ में। चलो चलो जब जी बेटा, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 32 students, 4 are to be chosen for a competition. In how many ways this can be done? In how many ways this can be done? सोच के देखो बच्चों, 32 बच्चे हैं, उनमें से टीचर को 4 बच्चों की सिलेक्शन करनी है। वो चाहती है कंपटीशन के लिए 4 बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। अब जैसे मान लो A1 A2 A3 अप टू सो ऑन 32 बच्चे हैं, वो 4 बच्चों को सिलेक्ट करना चाहती है, मान लो A1 A2 A5 A6। अब इस सिलेक्शन करनी है, सिर्फ सिलेक्शन, तो 32C4 इज द आंसर। 32 में से 4 चीजें सेलेक्ट हो गई। इसको सॉल्व करना के तरीका, पीछे से 4 टर्म्स खोल दो, 32 31 30 29 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, दिस मस्ट बी द आंसर। समझ रहे हो ना? अगर मैं आपसे पूछता 32 में से 4 चीजों की अरेंजमेंट करनी है तो आप कैसे करते? भाई पहले 32 में से 4 चीजें सेलेक्ट कर लो, फिर इनकी अरेंजमेंट कर दो। ये बन गया 32CP। एक ही तो बात है, 32P4। बात समझ रहे हो ना? अगर 32 में से 4 चीजों की अरेंजमेंट करनी होती तो यही तो होता, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट। 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट कर दी। क्या कुछ कुछ समझ आ रहा है? कुछ कुछ चीजें लिंक कर पा रहे हो? कुछ कुछ दिमाग आपको लगाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। 32 में से 4 चीजों की सिलेक्शन, 32 में से 4 चीजों की सिलेक्शन करके 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, मतलब अरेंजमेंट भी हो गई। बट हमें क्वेश्चन ये पूछा हुआ था, दिस इज द क्वेश्चन वी आस्क्ड। चलो अब इसका आंसर निकालने की तो जरूरत नहीं है यार, काफी लंबी कैलकुलेशन है, आप लोग निकाल लोगे बाद में। सेम आईडी से ज्वाइन भी कर लेना बच्चों। क्वेश्चन है, 3 gentlemen and 3 ladies are 3 gentlemen and 3 ladies are candidates for 2 vacancies
a voter has to vote for two candidates. In how many ways? In how many ways can one cast his vote? चलो बेटा, इन्होंने पूछा था कि कहते तीन जेंटलमैन है और तीन लेडीज हैं, जैसे G1, G2, G3, L1, L2, L3 आर कैंडिडेट्स फॉर टू वैकेंसीज, दो वैकेंसीज हैं. अ वोटर हैज टू वोट फॉर टू कैंडिडेट्स, उसको दो कैंडिडेट्स के लिए वोट करना है. समझ रहे हो ना? तो हम अपनी वोट को कितने तरीकों से कास्ट कर सकते हैं? भाई मैं 6 में से किसी भी दो वोटर को चूज कर लूं, सिलेक्शन का ही क्वेश्चन है ना. मेरे पास 6 कैंडिडेट्स हैं टोटल, 6 में से कोई भी दो को सिलेक्ट कर लूंगा. अरेंजमेंट थोड़ी होगी यहाँ पे. अगर मान लो जपजी है, उसको अपनी वोट डालनी है और वो दो को वोट डाल सकती है, चाहे G1 G2 को डाल दे. अब G1 G2 और G2 G1 तो एक ही बात है ना, इसमें अलग अलग थोड़े गिनेंगे. इन्होंने हमसे क्या पूछा? अ वोटर हैज टू वोट फॉर टू कैंडिडेट्स. इन हाउ मेनी वेज ही और शी कैन कास्ट हिज वोट. मतलब वो अपनी वोट कैसे डाल सकता है या डाल सकती है. कैसे डाल सकती है? भाई किसी भी दो चीजों पर्सन को सिलेक्ट कर लो. हर सिलेक्शन का केस एक तरीका होगा ना वोट डालने का. हर सिलेक्शन का केस एक तरीका ही तो होगा वोट कास्ट करने का. अब जब जी कहेगी मैंने तो L1 और L3, G1 और G3 को वोट डालनी है, तो G1 G3 को डाल देगी, G1 L3 को डाल देगी. अब जब जी कहेगी मुझे L3 और G1 को डालनी है, तो बात तो एक ही है. बात समझ रहे हो ना? सिलेक्शन का क्वेश्चन था, सिलेक्शन कैसे करनी है ये बात समझ आया. 6 में से दो चीजें सिलेक्ट करनी है. अच्छा, अगर मान लो अभी इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा होता कि एक वोट लेडीज में से किसी को डालनी है, एक वोट जेंटलमैन में से, मैन में से किसी को डालनी है, तो कैसे लिखते? 3C1 इंटू 3C1. भाई तीनों लेडीज में से एक किसी को भी सिलेक्ट कर लो, तीनों जेंटलमैन में से किसी को भी एक सिलेक्ट कर लो. ये अलग अलग आंसर आएगा. 6C2 कितना आएगा? 6 इंटू 5/2 फैक्टोरियल 2. सर 9. ये आंसर आएगा 9 बच्चों. ये आंसर आएगा बच्चों 15. समझ रहे हो? 15 आ गया. अरे इन दोनों का मतलब समझ आया? अलग अलग का मतलब क्या है? ये क्वेश्चन था कि एक जेंटलमैन को एक लेडी को. जिसको डाउट है वो पूछे बच्चों. क्लियर हुआ? थोड़ा सा क्लियर हुआ जब जी आगे से बेटा? Yes, sir. Very good. Now let's move on to the next question. Come on guys. आप सीख सकते हो. हर क्वेश्चन एक कुछ नया सीखने की अपॉर्चुनिटी लेके आता है हमारे पास. If there are 12 persons in a party, and if each two of them shake hands with each other, how many handshakes happen in the party? सोच के देखो बेटा. 12 पर्सन्स हैं, हर दो जाने अपने हाथ से शेक कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं पार्टी में. कितने टोटल हैंडशेक्स हुए होंगे? सोच के देखो. ये क्वेश्चन पिक्चर में भी आया था एक. यस सर, पिक्चर देखी है. अरे सर मैंने आपसे पूछा. काम पे बेटा, काम पे ध्यान दो. सीरियस हो जाओ लाइफ में. ऐसा नहीं हो सकता कि आप लाइफ में सीरियस नहीं हो और पेपर में सीरियस हो जाओगे. भूल जाना इस बात को. हर एक सेकंड ग्रोथ के लिए सोचो. देखो बच्चों, 12 में से अगर मैं किन्हीं भी दो पर्सन्स की सिलेक्शन कर लूं, तो ये हर एक सिलेक्शन एक हैंडशेक तो दे देगी.
हर एक सिलेक्शन एक हैंडशेक के कॉरस्पॉन्डिंग ही होगी ना बेटा। 12 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके होंगे उतने ही हैंडशेक्स हुए होंगे। समझ रहे हो ना? 12 पर्संस है मान लो, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन A12। जितने भी सिलेक्शन मतलब A1 A2 सिलेक्ट हो गया होगा, A1 A3 सिलेक्ट हो गया होगा, A1 A4 हो गया होगा, A3 A4 हो गया होगा। वो सारे सिलेक्शंस एक डिफरेंट, एक हर एक सिलेक्शन एक हैंडशेक ही तो होगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि हर सिलेक्शन एक हैंडशेक होगी? जब जी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है? हर सिलेक्शन एक हैंडशेक होगी। यस सर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पीछे से 2 टर्म्स खोल देंगे, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, दिस कम्स आउट टू बी 66। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन, a question paper has 2 parts, part A and part B, each containing 10 questions, if the student has to choose 8 from part A and 5 from part B, in how many ways can he choose the questions? Come on guys, हर एक क्वेश्चन एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की। हर एक सेकंड एक नई अपॉर्चुनिटी दी है भगवान ने कुछ नया करने की। एक क्वेश्चन में पेपर में 2 पार्ट है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में बच्चों 10 क्वेश्चंस हैं, पार्ट बी में बच्चों 8 क्वेश्चंस हैं। एक स्टूडेंट है, मान लो जब जी है, उसको ए पार्ट में से 8 क्वेश्चंस पिक करने हैं, बी पार्ट में से 5 क्वेश्चंस पिक करने हैं। तो वो कैसे पिक कर पाएगी भाई? 10 में से 8 चीजें पिक कर लेगी, फिर 8 में से 5 चीजें पिक कर लेगी, ये आंसर आ जाएगा। 10 सी 8, 8 सी 5। क्या समझ पाए कि नहीं? इसको सॉल्व भी करना है आप, वो तो कर ही लोगे बाद में। चलो अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं। सर 8C5 कैसे आया सर? मतलब बी पार्ट में भी तो सर 10 क्वेश्चंस ही थे। बी पार्ट में भी 10 क्वेश्चंस ही हैं। अच्छा सॉरी, बी पार्ट में भी 10 क्वेश्चंस हैं, तो 10 में से हमें 5 सेलेक्ट करने हैं, तो 10C5। सॉरी, समझ आया? 10C8 इंटू 10C5। समझ रहे हो बच्चों के नहीं? यस सर। यस सर। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज, इससे आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन अ cricket 11 be chosen out of a batch of 15 players? इसका पहला पार्ट, इफ, जो पहला पार्ट है, there is a no restriction on the selection,
भी आप कोई भी 11 सेलेक्ट कर सकते हो। देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन सिलेक्शन। पहले आप इसका आंसर दो, बस मुझे दूसरी फॉर्म में ही बता देना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कैलकुलेशन सिलेक्शन पे। 15 में से हमें 11 बंदों की सिलेक्शन करनी है, बस क्रिकेट टीम फॉर्म हो जाएगी। समझ रहे हो ना? 15C11 मस्ट बी द आंसर। होप सो दिस Yes. मस्ट बी। 15 में से 11 चीजें जो भी सिलेक्ट कर पाओगे, ये हर एक सिलेक्शन एक डिफरेंट टीम बन जाएगी ना। MS धोनी आ गया, MS धोनी नहीं आए, समझ रहे हो ना? डिफरेंट, हर एक सिलेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिफरेंट टीम होगी। सोच के देखो, 15 बैच है हमारे पास, 15 प्लेयर्स हैं। अगर 15 में से 11 चीजें हमें सिलेक्ट करनी है, हर एक सिलेक्शन एक टीम ही तो फॉर्म होगी। ठीक है, अब इसी का अगला पार्ट बच्चों, यू मे आस्क द क्वेश्चन इफ एनीवन, किसको समझ नहीं आ रहा तो आप खुल के पूछ सकते हैं, घबराइएगा मत कि सर क्या सोचेंगे। मैं तो वैसे भी बहुत कुछ सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक है, बुरा मत मानो। अगर मैं ये सोच के चलूं कि आपको सब कुछ आता है, फिर तो पढ़ाई नहीं पाऊंगा। हाँ, मैं ये चाहता हूं कि आपको सब कुछ आ जाए, दो बातें अलग अलग हैं। अ पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज चूजन। कहते हैं विराट कोहली तो हर टीम में होना ही चाहिए, हर सिलेक्शन में विराट कोहली को तो रखना ही है। 15 खिलाड़ी हैं हमारे पास, 15 में से विराट कोहली तो होना ही चाहिए। प्लीज बी म्यूट, इट इज अ रिक्वेस्ट। अगर कोई डाउट है तो बोलिए, एक्टर बनने के लिए बोलना की जरूरत नहीं है। देखो 15 जाने थे हमारे पास, जब जी 15 प्लेयर्स थे बेटा, इनमें से एक विराट कोहली है मान लो। अब कैप्टन को तो रखना ही है हर टीम में, इन्होंने बोल दिया कि एक प्लेयर को रखना ही रखना है। अब हमें कितने बंदे और चूज करने हैं? 10, 14 ही रह गए ना। एक तो पहले आएगा ही आएगा हर सिलेक्शन में। अच्छा, 10 में से हमें 10 बंदे सिलेक्ट करने हैं, 14 में से 14C10। ओके सर। 14 में से 10 सेलेक्ट करने हैं, 14 में से 10 सेलेक्ट हो गए, एक को हम हमेशा साथ लगा ही जा रहे हैं बस, कैप्टन को। बात समझ आया कि नहीं? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अ पर्टिकुलर प्लेयर is never chosen। अब मान लो विराट कोहली ने कहा कि मैं कभी भी रोहित शर्मा को नहीं खिलाऊंगा। विराट कोहली ने कहा कि मैं रोहित शर्मा को नहीं लेना चाहता टीम में। तो अब विराट कोहली के पास कितने तरीके हैं सिलेक्शन करने के? नहीं, अब जरूरी नहीं है कि विराट कोहली को लेना ही लेना है, समझ रहे हो? विराट कोहली का मैं खेलूं या ना खेलूं कोई चक्कर नहीं है, बस रोहित शर्मा नहीं खेलना चाहिए। रोहित कांट बी प्लेड। रोहित को टीम में नहीं लेना, एक पर्टिकुलर प्लेयर कभी चूज करना ही नहीं है। तो हमारे पास प्लेयर ही 14 बच गए बच्चों, 14 प्लेयर बच गए इंक्लूडिंग कोहली साहब। 14 में से 11 सेलेक्ट कर लो, 14 में से 11 सेलेक्ट कर लो। बात समझ आया? एक को तो लिया ही नहीं, गिनती में ही नहीं है वो तो। बड़ा सिंपल है, एज सिंपल एज दैट। फील कर पा रहे हो ना थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन को? हर एक सिलेक्शन हो रही है भाई टीम की। एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? अच्छा चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस एक दोबारा से एक नया क्वेश्चन है, एक नई अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने का। अ कमेटी ऑफ 3 persons is to be constituted। constituted का मतलब समझ रहे हो ना? हमें कमेटी फॉर्म करनी from a group of 2 men and 3 women। This can be done। come on बच्चों, टोटल हमारे पास कितने बंदे हैं? 2 मेन है, 3 वुमेन है, तो 5 पर्सन हैं।
इन 5 पर्सन्स में से 3 पर्सन्स की कमेटी बनानी है भाई। 5C3 मस्ट बी द आंसर। हर एक सिलेक्शन एक कमेटी ही तो बनेगी, हर एक सिलेक्शन, हर एक डिफरेंट सिलेक्शन एक डिफरेंट कमेटी बना देगी भाई, है ना? एज सिंपल। जितना आप समझोगे, जितना फील करोगे हर क्वेश्चन को, बड़ा मजा आएगा पीएनसी में। अच्छा, अब मान लो इस क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज, हाउ मेनी ऑफ दीज committees would consist of one man and two women, one man and two women, कि एक बंदा होना ही चाहिए, एक दो वुमेन्स होनी चाहिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे? शाबाश प्रिंस, गर्ग का बिल्कुल सही है कि एक आदमी को लेना है और दो फीमेल्स को लेना है। एक मेल को नहीं, एक मेल को लेना है, दो फीमेल। देखो, अब दो मेंस हैं, एक की सिलेक्ट कर लो, तीन में से दो वुमेन सिलेक्ट कर लो, ये हर एक कमेटी तो बन जाएगी जिसमें एक मैन होगा, दो वुमेन होंगे। 2 × 3 × 2/2 कट गया 6। इसको तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़े बेटा। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। Out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed. In how many ways? In how many ways it can be formed? Formed. If, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना चाहिए। If at least one woman is to be included. Is to be included. हमें कम से कम एक वुमेन तो सिलेक्ट करनी ही करनी है हर कमेटी में। 2 हो जाए तो भी कोई बात नहीं है, 3 हो जाए तो भी कोई बात नहीं। सोचो बेटा, कम ऑन, टोटल आंसर निकालो। वेरी गुड क्रिश जिंदल। वेरी गुड भव्य। भव्य ने एक यूनिक मेथड से आंसर निकाला, दैट इज अ वेरी गुड मेथड।
देखो बच्चों, कहते 5 मेन है 2 वुमेन है, ठीक है। हमें कमेटी बनानी है 3 की। अगर सीधा ही पूछते तो 3 की कमेटी कैसे बनाते हम भाई? 7 में से 3 चीजों की सिलेक्शन कर लो, 3 पर्संस की। अब हो सकता है तीनों मैन आ जाए, 2 मैन 1 वुमेन आ जाए, 2 वुमेन 1 मैन आ जाए, कोई और 3 मैन आ जाए, वो सारे केस बन गए। ये टोटल नंबर ऑफ वेज है, मैक्सिमम जितनी भी हम कमेटी बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज। अच्छा, अब बात को समझो बच्चों, इन्होंने ये नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि हमें कम से कम एक वुमेन को रखना है। तो कैसे बना सकते हैं भाई? 3 की कमेटी बनानी है तो 2 मैन रख लो, 1 वुमेन रख लो, 1 वुमेन तो रखनी है ना। फिर क्या तरीका हो सकता है कि 1 मैन को रख लो, 2 वुमेन रख लो, एक केस ये बन सकता है। क्या और कोई केस आ सकता है? और तो केस आ ही नहीं सकता ना, 3 वुमेन तो है ही नहीं अपने पास, वुमेन ही 2 थी। तो पहले केस को कैसे कर निकालेंगे? 2 मैन सिलेक्ट करने हैं 5C2 और 1 वुमेन सिलेक्ट करनी है 2C1, फिर प्लस 1 मैन सिलेक्ट करना है 5 में से, 2 वुमेन सिलेक्ट करनी है 3 में से, ये नेट आंसर आ जाएगा। क्या समझ आया कि कम से कम 1 वुमेन तो सिलेक्शन होगी? ये बात समझ आया ना? ये कैसे लिखा मैंने, केस 1 प्लस केस 2। यस सर। सर एक बार दोबारा से समझा दो। अरे बिल्कुल मैम, देखिए, out of 5 men and 2 women, a committee of 3 is to be formed in such a way that it has at least 1 woman. एक वुमेन तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब केस क्या क्या बन सकते हैं? 2 मैन चूज कर लें, टोटल में से 1 वुमेन ले लें, फिर 1 मैन ले लें, 2 वुमेन ले लें। वुमेन्स तो मैक्सिमम 2 ही है ना हमारे पास, यही केस बनेंगे बेटा। एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम 1 हो, 2 हो जाए तो भी अपना ओके है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? सॉल्व कीजिए इसको, 25। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये प्लस है बीच में, केस 1 प्लस केस 2। अच्छा, सेकंड मेथड जो भव्य ने किया, काफी अच्छा मेथड है। देखो, टोटल नंबर ऑफ अरेंज सिलेक्शंस माइनस कौन सी सिलेक्शंस? ये तो टोटल, जब कोई भी वुमेन सेलेक्ट ना हुई हो, व्हेन नो वुमेन इज सिलेक्टेड, वो कौन सा केस हुआ होंगे? जब 5 मेंस चूज हुए होंगे 5C3। क्या इसको भी तो 25 आना चाहिए? टोटल सिलेक्शंस माइनस वो वाली सिलेक्शंस जब सिर्फ मेन चूज हुए, तो ये कौन सी सिलेक्शंस बच गई? जब कम से कम 1 वुमेन सेलेक्ट हुई होगी। क्या समझ पा रहे हो? ये थोड़ा समझने वाली बात थी। यस सर। सर मैंने भी समझ आया बेटा? Yes. ये समझ आया? सर मैंने भी सर ऐसे ही किया था। अरे ठीक है सर, मैंने कहा ना एक्टर नहीं बनना। डाउट है तो पूछो, वी हैव टू बी पेशेंस। मुझे बता के कोई फायदा नहीं है संचित, मंतेश्वर। मैं मानता हूं टीचर को बताने में थोड़ा प्राइड फील होता है, आई एम, मुझे प्राइड है कि यार आप लोग क्लास लगा रहे हो, यही गर्व की बात है। संडे को क्लास लगानी तो बड़ी बात है ना। और आज आप लोगों ने टेस्ट भी दिया, समझ आया? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, वंश कहां से रिपीट करना बेटा, ये बताओ। सर सेकंड मेथड नहीं समझ आया। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस 7C3, 7 में से कोई भी 3 सेलेक्ट हो गए। अब ये केस भी इसमें आया होगा कि तीनों मैन हो गए, फिर 2 वुमेन 1 मैन हो गए, फिर इन 2 वुमेन के साथ कोई और मैन हो गया। ये सारी सिलेक्शंस आ गई ना। यस सर। माइनस क्या कर दिया? वो वाली सिलेक्शंस जिसमें सिर्फ मैन सेलेक्ट हुए, कोई वुमेन सेलेक्ट हुई नहीं, नो वुमेन सेलेक्टेड। ओके सर, अब आ गया। चलो, a box contains 5 different red balls, 5 different red and 6 different white balls. White balls. In how many ways? In how many ways
ध्यान से देखो बेटा, एक बॉक्स में 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स बी सिलेक्टेड सो दैट एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर बी सिलेक्टेड. कम से कम 2 बॉल्स तो हर कलर की होनी चाहिए. सोचने वाली बात है, सोच के होगा. नेट आंसर आपको निकालना है मुझे पूरा, न्यूमेरिकल वैल्यू. 2 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को, शांति से करो. बताओ बच्चों, हुआ? देखो केस बनाने पड़ेंगे, है तो सिंपल ही काम है. वेरी गुड, क्रिश का बिल्कुल सही है, जपनीत का बिल्कुल सही है. देखो अगर कोई एक बच्चा कर सकता है तो मतलब सारे कर सकते हैं. दोबारा से ज्वाइन तो नहीं करना है, डेट्स ऑल. बट अभी हमें जो टाइम है वो तो यूटिलाइज कर ले. 5 डिफरेंट रेड बॉल्स हैं, 5 रेड बॉल्स हैं, एंड देयर इज अ 6 व्हाइट बॉल्स. हर डिफरेंट बॉल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट. हमें क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज 6 बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड सो दैट एट लीस्ट 2 बॉल्स ऑफ ईच कलर बी सिलेक्टेड. 2 बॉल्स तो हर कलर की रखनी है. मान लेते हैं हम 2 मिनिमम से स्टार्ट करते हैं, 2 रेड, और हमें टोटल बॉल्स कितनी सिलेक्ट करनी है 6, तो व्हाइट कितनी लेनी पड़ेगी बेटा? 4 बॉल्स.
4 बॉल्स व्हाइट की लेनी पड़ेंगी, समझ रहे हो? अगर अब 3 रेड आ जाएं और ये कितनी हो जाएंगी फिर? 3 व्हाइट, एक केस ये बन जाएगा, एक केस और क्या बन जाएगा? 4 रेड आ जाएं और ये कितनी बन जाएंगी? 2 व्हाइट। इससे कम तो जा नहीं पाएंगे ना, 5 रेड नहीं कर पाएंगे, फिर 1 व्हाइट हो जाएगी। यही केसेस, जितना भी आंसर बनेगा यही बनेगा। क्या ये समझ आया? 2 रेड 4 व्हाइट, 3 रेड 3 व्हाइट, 4 रेड 2 व्हाइट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इससे नीचे तो जा नहीं पाएंगे, है ना? तो अब बस निकाल लेते हैं। 5 में से 2 चीजों की सिलेक्शन इनटू 6 में से 4 की सिलेक्शन, फिर प्लस नेक्स्ट केस 6 में से 3 की सिलेक्शन, 5 में से 3 की सिलेक्शन, 6 में से 3 की सिलेक्शन, प्लस 5 में से 4 की सिलेक्शन, 6 में से 2 की सिलेक्शन। जितना भी ये आंसर बनेगा, दिस मस्ट बी 425। क्या समझ आया बेटा सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। वेरी गुड। सर इसको सर दूसरे मेथड से कैसे करेंगे सर, जो आपने दूसरा बताया था कि टोटल निकाल के इसमें माइनस कर दो? नहीं कर पाएंगे, इसमें वो अच्छा मेथड नहीं है लगाना। ओके सर। अगला क्वेश्चन, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। एक अच्छा क्वेश्चन है आईआईटी जेई का, आईआईटी जेई कंसेप्ट से है। इन हाउ मेनी वेज, और प्लीज आप मुझे मैसेज तो कर दीजिएगा आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसे मत लिखिएगा कि अभी सर इसका आंसर भी हमें बताओ, अभी अभी बताओ। आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं भी इंसान हूं, मेरी भी कुछ लाइफ होगी, ठीक है? और फिर वो हाथ भी जोड़ते मत रहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता यार। आप अपना अपना आंसर भेज सकते हैं, मैं क्लास में अगली बार डिस्कस कर दूंगा। होप सो ये सबको बुरा नहीं लगेगा, मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है, इतना तो हक बनता है। इन हाउ मेनी वेज 7 प्लस साइंस एंड 5 माइनस साइंस be arranged in a row so that no 2 minus signs are together। ठीक है, एक क्वेश्चन ये है बच्चों, और एक क्वेश्चन और दे दूं। आपने ये फॉर्मूला किया होगा, अगर आप लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो, कि पॉलीगन में डायगोनल्स कैसे निकालते हैं। किसी को याद है? फॉर्मूला करवाते हैं टीचर्स। सर n-3/2। वेरी गुड, ये देखो n-3/2, इसको प्रूफ करना है आपको, इसको प्रूफ करना है आपको। n साइडेड पॉलीगन्स हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का जो ये फॉर्मूला बना, ये कैसे बना? ठीक है बच्चों, ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और मैं एक शीट भी भेज दूंगा। सो अभी आप क्या करें, कॉपी को पूरा रिवाइज करें, पीएनसी की कॉपी को शुरू से लेकर एंड तक। अगली क्लास में हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे पीएनसी एक अलग अप्रोच से, समझ रहे हो? बस फिर अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अब आपको हल्का हल्का समझ आ गया अरेंजमेंट क्या होती है, सिलेक्शन क्या होती है, कैसे एनपीआर का मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या होता है, हल्का हल्का आइडिया हो गया है। तो मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूं कि आप कॉपी को अगर 3 से 4 बार भी कर सकते हैं एक दिन में, हर रोज तो करिए। इस कंसेप्ट में से 3-4 क्वेश्चन ओलंपियाड में पक्का आते हैं, आईआईटी जेई में तो मैं लिख के दे सकता हूं, प्री आरएमओ में, जेई मेंस में, जहां पे भी गारंटी ले लो, अगर आपको समझ आ जाए। और ये कोई मैथ भी नहीं मेरे हिसाब से, ये तो मजा है, गेम की तरह है ये चैप्टर। अगर आप हर क्वेश्चन को प्रैक्टिकली सिचुएट करके देखो तो बहुत मजा आता है,
ठीक है, किंशु कह रहा है दोनों क्वेश्चन हो गए, तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी अपना अपना सारे दिमाग लगाएं, घर पे अच्छे से पढ़ें। दिस इज अ टाइम टू डू कर्मास इन लाइफ, देन देयर इज अ टाइम टू एंजॉय। अभी भी एंजॉय तो हो ही रहा है लाइफ, नो डाउट, बट फिर एक टाइम आएगा जब हमें बाहर घूमने को भी मिलेगा। अभी जो ये कोविड पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है, इस पे आप फोकस करें, पढ़ाई पे कोशिश करें, फोन को कम से कम यूज करें, गैजेट्स को यूज ना करो, सिर्फ बुक्स के साथ रहो, क्योंकि पहले पहले तो गैजेट्स को आप यूज करते हो, फिर गैजेट्स आपको यूज करते हैं, दिक्कत हो जाती है। मेरी एडवाइस यही है, बी हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सर।